वेलकम टू द करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वाचिंग यूपीएससी सिविल 360, जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कल्चर फ्रॉम द सितंबर मंथली मैगजीन ऑफ विजन आईएएस। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं दादा भाई नौरोजी से। हाल ही में राष्ट्र ने उनकी 200th बर्थ एनिवर्सरी मनाई है। हाँ बिल्कुल, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी, ये नाम काफी जाने जाते हैं। 1825 में जन्म, 1917 में निधन। वो एक स्कॉलर, ट्रेडर, एजुकेशनिस्ट और एक बहुत ही अहम पॉलिटिकल लीडर थे। बिल्कुल, इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब आईएनसी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे वो। हाँ, और 3 बार प्रेसिडेंट भी रहे, 1886, 1893 और 1906 में। हाँ, और वो 1906 का सेशन तो खास था क्योंकि उस समय कांग्रेस में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच काफी मतभेद थे। अच्छा, तो उन्हें चुना गया था एक ब्रिज बनाने के लिए, एक तरह से। एजुकेशनिस्ट के तौर पर भी उनका काम देखें। एल्फिंस्टन कॉलेज में वो पहले इंडियन प्रोफेसर थे। पहले इंडियन प्रोफेसर, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और उन्होंने विमेंस एजुकेशन को भी काफी एक्टिवली प्रमोट किया। अच्छा, उनके सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस पर थोड़ी और बात करें क्योंकि ये भी काफी सिग्निफिकेंट लगते हैं। 1848 में उन्होंने स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और इसी सोसाइटी के तहत मतलब 1849 तक ही लड़कियों के लिए 6 स्कूल्स खोले गए। एक साल के अंदर 6 स्कूल, जबरदस्त। हाँ, उस जमाने के हिसाब से बहुत प्रोग्रेसिव था। फिर पारसी कम्युनिटी में सोशल रिफॉर्म के लिए 1851 में रहनुमाई मजदे-ए-आसन सभा की सह स्थापना की। अच्छा, रहनुमाई मजदे-ए-आसन सभा। और रिफॉर्मिस्ट आइडियाज फैलाने के लिए रस्ट गुफ्तार न्यूज़पेपर भी शुरू किया। हाँ, रस्ट गुफ्तार, काफी सुना इसके बारे में। लेकिन मेरे ख्याल से उनका जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, खासकर वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, वो शायद सबसे ज्यादा जानी जाती है। हाँ बिल्कुल, धन निकासी का सिद्धांत। उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि कैसे ब्रिटिश रूल सिस्टमैटिक तरीके से इंडिया की वेल्थ को ड्रेन कर रहा था। कैसे, मतलब किन तरीकों से? देखिए, टैक्सेशन बहुत ज्यादा था। फिर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स यहाँ कमाते थे वो पैसा घर भेजते थे। रेमिटेंसेस और ट्रेड इम्बैलेंस तो था ही, जो इंडिया के खिलाफ था। अच्छा, उन्होंने इसे अपने वर्क्स जैसे पॉवर्टी ऑफ इंडिया और जो बहुत फेमस किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें बहुत विस्तार से समझाया। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? मतलब क्या ब्रिटिश सरकार ने इस पर ध्यान दिया? हाँ, इसका काफी असर हुआ। इसी थियरी के दबाव में वेलबी कमीशन बनी थी, इंडिया की फाइनेंशियल पॉलिसीज को एग्जामिन करने के लिए। ओके। और नौरोजी खुद उसके मेंबर थे। उन्होंने इंडिया का पक्ष रखा और उन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर भी शुरू किया था अपनी बात रखने के लिए। वाह। अब आते हैं उनके पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस पर। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। वो एक मॉडरेट लीडर माने जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। नरमपंथी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल मेथड्स में विश्वास रखते थे, जैसे पिटिशंस दायर करना, प्रोटेस्ट करना, प्लेयर्स, बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम के अंदर रहकर रिफॉर्म लाना। उन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 जैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए। लंदन में? हाँ, ताकि ब्रिटेन में भारतीय मुद्दों को उठाया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले फर्स्ट इंडियन एमपी बने। फर्स्ट इंडियन एमपी? ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बिल्कुल, लिबरल पार्टी से, फिन्सबरी सेंट्रल सीट से। और उनका प्रभाव देखिए, वो तिलक, गोखले और यहाँ तक कि गांधी जैसे लीडर्स के मेंटर भी रहे। और देखे तो उनका एथिकल और एजुकेशनल विजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी किताब है द ड्यूटीज ऑफ द ज़ोरोएस्ट्रियंस। अच्छा। उसमें उन्होंने थॉट, स्पीच और एक्शन में प्योरिटी पर जोर दिया, मतलब नैतिकता पर बहुत बल था। और एजुकेशन में, जैसा हमने कहा, विमेंस एजुकेशन को सपोर्ट किया। साथ ही उन्होंने ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर हंटर कमीशन 1882 के सामने मांग रखी थी। किस चीज की मांग? 4 साल की कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन की, सभी बच्चों के लिए। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन 1882 में, ये तो बहुत आगे की सोच थी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी एक फाउंडेशनल नेशनलिस्ट लीडर थे। उन्होंने सोशल रिफॉर्म, इकोनॉमिक क्रिटिक और पॉलिटिकल एक्टिविज्म सबको एक साथ जोड़ा। सही कहा। और उनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी ने तो स्वराज की मांग के लिए एक सॉलिड इकोनॉमिक बेसिस दिया। इसने अर्ली नेशनलिस्ट थॉट को शेप करने में बहुत मदद की। हाँ, और उनके जो आइडियल्स थे, एजुकेशन, इक्विटी, सेल्फ गवर्नेंस, वो आज भी इंडिया के डेमोक्रेटिक ईथोस के लिए कितने वाइटल हैं, है ना? बिल्कुल, बहुत रेलेवेंट है आज भी। ओके, चलिए अब अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यानी आत्मसम्मान आंदोलन। 2025 में इसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। हाँ, ये साउथ इंडिया के लिए, खासकर तमिलनाडु के लिए टर्निंग पॉइंट था। 1925 में ईवी रामास्वामी, जिन्हें हम पेरियार के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। इसे अरे वो विदुतलाई अय्यकम भी कहते हैं ना। हाँ, मतलब इंटेलेक्ट को लिबरेट करने का मूवमेंट। बिल्कुल। इसका कोर आइडिया था एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना, मतलब ऐसी सोसाइटी जो कास्ट, रिलीजन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त हो। और इसके ऑब्जेक्टिव्स कहाँ मिलते हैं? मतलब क्या उन्होंने इसे कहीं लिखा था? हाँ, उनके टेक्स्ट हैं, जैसे नमधु कुरिकोल और तिरविता कला कलयम, उनमें ये ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन किए गए हैं। अच्छा, तो इस मूवमेंट के मेजर फीचर्स और रिफॉर्म्स क्या थे? सुना है काफी रेडिकल थे। हाँ, उस समय के हिसाब से बहुत रेडिकल थे। सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने देवादासी सिस्टम का विरोध किया, कास्ट हायरार्की को चैलेंज किया, सोशल एक्सक्लूजन के खिलाफ आवाज उठाई, विडो रीमैरिज और विमेंस राइट्स का जबरदस्त समर्थन किया। और एक बहुत यूनिक चीज थी सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस। सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस, ये क्या थी? ये ऐसी शादियां थीं जो बिना प्रीस्ट के होती थीं। इससे सीधे सीधे ब्राह्मण मोनोपोली चैलेंज हुई, रिचुअल कॉस्ट्स कम हुए और कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन भी घटा। वाओ, ये तो सच में क्रांतिकारी था। बिल्कुल, उन्होंने चाइल्ड मैरिज का विरोध किया और इंटरकास्ट व लव मैरिजेस को इनकरेज किया।
इसका पहला कॉन्फ्रेंस 1929 में चेंगालपत्तू में हुआ था, WPA साउंडरा पांड्यन की अध्यक्षता में। तो जाहिर है इन रिफॉर्म्स का समाज में काफी असर हुआ होगा, रेजिस्टेंस भी हुआ होगा। हाँ, रेजिस्टेंस तो हुआ ही होगा, पर इसने बदलाव की नींव रखी। अब जरा ईवी रामास्वामी यानी पेरियार 1879-1973 के बारे में भी जान लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वे कौन थे, मतलब उनका बैकग्राउंड क्या था? वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, बहुत बड़े रैशनलिस्ट थे और फिलोसोफर भी। उनका जोर रीजन और साइंटिफिक नॉलेज के जरिए सोशल इक्वालिटी लाने पर था। अच्छा। इंटरेस्टिंगली वो शुरू में गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम से भी प्रभावित थे, जैसे खादी और टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ओके। उन्होंने कुड़ी अरासू नाम का एक तमिल वीकली निकाला जो मूवमेंट का माउथपीस बन गया। वाइकॉम सत्याग्रह में उनकी भूमिका बहुत अहम थी। हाँ, वाइकॉम सत्याग्रह केरला में हुआ था टेम्पल एंट्री को लेकर। बिल्कुल, उसी में उनकी भागीदारी के कारण उन्हें वाइकॉम वीरन यानी वाइकॉम का हीरो और पेरियार यानी ग्रेट मैन की उपाधियां मिली। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी वो शामिल थे। और उन्होंने राजनीति में भी हिस्सा लिया। हाँ, उन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज में नॉन ब्राह्मण्स के लिए प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की वकालत की और 1932 में सिंगारा वैल्यू चट्टियर के साथ मिलकर सेल्फ रेस्पेक्ट सोशलिस्ट पार्टी भी बनाई। ओके, तो इस पूरे मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या रहा, मतलब इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या था? सिग्निफिकेंस बहुत गहरा है। सबसे पहले तो इसने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को चैलेंज किया रिलीजियस और सोशल स्फीयर्स में। इसने तमिलनाडु में एंटी कास्ट पॉलिटिक्स की नींव रखी। विमेन्स राइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। विडो रीमैरिज, प्रॉपर्टी राइट्स, डिवोर्स, रिप्रोडक्टिव फ्रीडम, इन सब की बात की। ये तो आज भी रेलेवेंट मुद्दे हैं। बिल्कुल। इसने रैशनलिज्म और साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट किया, सुपरस्टिशंस को रिजेक्ट करने की बात की, तमिल लैंग्वेज, द्रविडियन कल्चर और रीजनल प्राइड को भी बढ़ावा दिया। अच्छा। और इसने कास्ट को इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से जोड़ा। बिल्कुल। मास लिटरेसी और जॉब्स में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की मांग की। और पॉलिटिकली इसने द्रविडियन पार्टीज जैसे जस्टिस पार्टी, फिर बाद में डीएमके, AIADMK के लिए आइडियोलॉजिकल बेस तैयार किया। तमिलनाडु की जो वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है उसे शेप करने में इसका बड़ा रोल है। क्या इसका असर भारत के बाहर भी हुआ? हाँ, इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी रहा। मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों में जो तमिल डायस्पोरा मूवमेंट्स हैं उनको इसने इंस्पायर किया। कॉन्टेक्स्ट के लिए उस दौर के कुछ और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का जिक्र करना शायद ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे ज्योतिराव फुले का सत्यशोधक समाज 1873 जो महाराष्ट्र में था। नारायण गुरु का SNDP मूवमेंट 1903 केरला में। हाँ, BR अम्बेडकर की बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924। वेकॉम सत्याग्रह 1924-25 जिसका जिक्र हमने किया। अम्बेडकर की ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930 भी। और गांधी जी की ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग 1932 जिसे बाद में हरिजन सेवक संघ कहा गया। ये सब उसी दौर के बड़े सोशल रिफॉर्म एफर्ट्स थे। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट साउथ इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। निस्संदेह इसने कास्ट हायरार्की, पेट्रियार्की, सुपरस्टिशन को डिसमेंटल करने का प्रयास किया और रैशनलिज्म, सोशल इक्वालिटी और द्रविडियन पॉलिटिक्स की नींव रखी। इसका प्रभाव तमिल सोसाइटी और गवर्नेंस पर आज तक दिखता है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ ताजा अपडेट्स लेते हैं स्पोर्ट्स और कल्चरल हेरिटेज से। हाँ बिल्कुल। पहली अपडेट है FIDE वर्ल्ड कप 2025 को लेकर। ये कहाँ हो रहा है? अच्छी खबर है, ये गोवा इंडिया में होस्ट किया जाएगा। अरे वाह, भारत में। FIDE के बारे में थोड़ा बताएं। FIDE यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ये वर्ल्ड चेस बॉडी है। 1924 में पेरिस में बनी थी। हेडक्वार्टर्स लोजान स्विट्जरलैंड में। और ये वर्ल्ड कप कैसा टूर्नामेंट होता है? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब जीतने वाले को क्या मिलता है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें जो टॉप 3 फिनिशर्स होते हैं वो 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालिफाई कर जाते हैं। अच्छा, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट से ही वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के चैलेंजर का फैसला होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वर्ल्ड चैंपियन बनने की राह में। इंडिया का इसे होस्ट करना दिखाता है कि इंटरनेशनल चेस में हमारा कद कितना बढ़ रहा है। बिल्कुल। अब अगली खबर बॉक्सिंग से, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स 2025। हाँ, ये लिवरपूल यूके में हुई थी और भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। हमने 4 मेडल्स जीते। 4 मेडल्स, ये तो कमाल है। हाँ, और इसमें एक हिस्टोरिक बात ये थी कि पहली बार मेंस और वुमेन्स इवेंट्स एक साथ आयोजित किए गए। अच्छा, कंबाइंड चैंपियनशिप थी ये। तो हमारे मेडल्स कौन कौन से थे? हमारे पास 2 गोल्ड आए। जैस्मिन लंबोरिया ने गोल्ड जीता 57 kgs में और मीनाक्षी हुड्डा ने 48 kgs में। 2 गोल्ड। फैंटास्टिक। हाँ, इसके अलावा सिल्वर नुपुर श्योरान ने जीता और ब्रॉन्ज पूजा रानी ने जीता। ओवरऑल विनर कजाकिस्तान रहा। ये प्रदर्शन क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इंडिया की विमेन्स बॉक्सिंग में कितनी स्ट्रेंथ आ गई है। हमारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है इंडियन बॉक्सिंग के लिए। बिल्कुल। अब थोड़ा इतिहास की ओर रुख करते हैं। राजा पृथुरे, ये कौन थे? ये 13th सेंचुरी आसाम के राजा थे, कामरूपा रीजन के, जो आज का आसाम है। किस डायनेस्टी से थे? खेन डायनेस्टी से। अच्छा। इनका लीनेज मिथोलॉजिकल रूलर नाराकासुरा से जोड़ा जाता है। इनकी कैपिटल किंगडम कमाता किंगडम थी। अच्छा। और धर्म? वे गॉडेस कमतेश्वरी के डेवोटी थे, जिन्हें दुर्गा का इनकारनेशन माना जाता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि खैर रूलर्स असम में पाला डायनेस्टी के पतन के बाद लोकल चीफ्टन्स के रूप में उभरे। इसी से कमाता किंगडम की शुरुआत हुई, जो बाद में कोच किंगडम बना। इनके की कंट्रीब्यूशंस क्या माने जाते हैं? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है फॉरेन इन्वेजन्स के खिलाफ डिफेंस। उन्होंने बख्तियार खिलजी को हराया था। बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा को नष्ट किया था। हाँ भाई, उसने कामरूपा पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन राजा पृथु ने उसे हरा दिया। कनाईवरासी राग इंस्क्रिप्शन में इसका जिक्र है, तोक्स के विनाश का। और उनका शासन कैसा था? ह्यूमैनिटेरियन माना जाता है। उन्होंने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को माफ किया, धर्म युद्ध यानी राइचियस वॉरफेयर के आइडियल्स को अपहोल्ड किया। उनकी भूमिका असामी सॉवरेनिटी और रीजनल कल्चरल आइडेंटिटी के शुरुआती डिफेंडर्स में से एक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दिलचस्प। अब एक महत्वपूर्ण अवार्ड की बात, रामोन मैग्सेसे अवार्ड 2025। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। एजुकेट गर्ल्स नाम का NGO है,
वो 2025 में रमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाला पहला इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। पहला भारतीय संगठन। इंडिविजुअल्स को तो पहले मिला है ना? हाँ, इंडिविजुअल्स को मिला है, जैसे विनोबा भावे, मदर टेरेसा, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, रवीश कुमार, कई लोगों को। लेकिन ये पहली बार है कि किसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। एजुकेट गर्ल्स क्या काम करता है? ये एनजीओ रूरल इंडिया में गर्ल्स एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और कम्युनिटी बेस्ड स्कूल रिफॉर्म्स के लिए काम करता है। खासकर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में एनरोलमेंट, रिटेंशन और लर्निंग आउटकम सुधारने पर इनका फोकस रहता है। अच्छा, और रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में थोड़ा बताएं। इसे एशियन नोबेल प्राइज भी कहते हैं शायद? हाँ, बिल्कुल, एशियन नोबेल प्राइज कहा जाता है। 1957 में रॉकफेलर ब्रदर्स फंड ने इसे स्थापित किया था, फिलीपींस के थर्ड प्रेसिडेंट रमन मैगसाई की याद में। पहली बार 1958 में दिया गया। किन क्षेत्रों में दिया जाता है? ये एशिया में इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक लीडरशिप, कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, जर्नलिज्म, लिटरेचर और पीस बिल्डिंग में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस के लिए एनुअली दिया जाता है। बेसिकली सेल्फलेस सर्विस और इंटेग्रिटी को रिकॉग्नाइज करता है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस है कि ये एशिया की पब्लिक सर्विस की ट्रेडिशन को हाईलाइट करता है और एजुकेट गर्ल्स का जीतना ग्रास रूट सोशल इनोवेशन के लिए इंडिया की रेपुटेशन को बढ़ाता है। बिल्कुल सही। ओके, लेट्स अनपैक दिस नेक्स्ट इनिशिएटिव, ज्ञान भारतम पोर्टल। ये क्या है? हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया है। ये इंडिया की जो वास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज है उसे डिजिटाइज और प्रिजर्व करने के लिए है। मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज? हाँ, पांडुलिपियां। पांडुलिपियां। ये पोर्टल असल में ज्ञान भारतम मिशन का हिस्सा है, हाँ। जिसकी घोषणा यूनियन बजट 2025-26 में हुई थी। इसका एम क्या है? एम है मैन्यूस्क्रिप्ट्स का एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाना। हाँ। इससे उनका सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन आसान होगा और डिजिटाइजेशन के जरिए इंडिया की इंटेलेक्चुअल हेरिटेज तक पब्लिक एक्सेस प्रमोट होगा। मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती क्या है टेक्निकली? देखो, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बेसिकली हैंड रिटन कॉम्पोजिशंस होती हैं। पेपर, पाम लीफ, बार्क, क्लॉथ, मेटल, किसी भी मटेरियल पर हो सकती है। कंडीशन ये है कि कम से कम 75 साल पुरानी हो और उनकी साइंटिफिक, हिस्टोरिकल या एस्थेटिक वैल्यू हो। इसमें लिथोग्राफ्स या प्रिंटेड वॉल्यूम्स नहीं आते। भारत में कितना बड़ा कलेक्शन है मैन्यूस्क्रिप्ट्स का? बहुत बड़ा। अंदाजा है कि लगभग 10 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, 80 अलग अलग एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में, जैसे ब्राह्मी, कुषाण, गौड़ी, लेप्चा, मैथिली। ये एंशिएंट ह्यूमन नॉलेज और एक्टिविटीज का डायरेक्ट एविडेंस है। ये दिखाती हैं कि इतने हिस्टोरिकल डिस्ट्रप्शंस के बावजूद हमारे एंसेस्टर्स इंटेलेक्चुअली कितने डिवोटेड थे। इनसे हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, साइंटिफिक लाइफ के बारे में इंसाइट्स मिलती हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। हाँ, बिल्कुल। तो इस हेरिटेज को प्रिजर्व करना क्यों जरूरी है? इस पोर्टल के अलावा और क्या इनिशिएटिव्स हैं? जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हमारी पहचान का, हमारी सभ्यता की यात्रा का हिस्सा है। इन्हें खोना मतलब अपनी जड़ों को खोना। इनिशिएटिव्स की बात करें तो नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स (NMM) है, जो 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के तहत शुरू हुआ था। अच्छा, NMM। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में भी बड़ा कलेक्शन है, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो सर विलियम जोन्स ने 1784 में बनाई थी, वो भी एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज कर रही है। तो ये ज्ञान भारतम पोर्टल इन एफर्ट्स को कंसोलिडेट करेगा एक तरह से? हाँ, बिल्कुल। इसका ओवरऑल सिग्निफिकेंस यही है कि ये इंडिया की पोजीशन को एंशिएंट नॉलेज के ग्लोबल कस्टोडियन के रूप में स्ट्रेंथन करता है। ये डिजिटल प्रिजर्वेशन, एकेडमिक रिसर्च और कल्चरल कंटिन्यूटी को प्रमोट करेगा। बेसिकली हमारे पास को फ्यूचर के लिए एक्सेसिबल बनाना। ये तो बहुत महत्वपूर्ण पहल है। बिल्कुल। ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन IAS मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, बिकॉज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी एंड नोट्स मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।